नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2022 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा टेस्ट नंबर 17 है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, दैट पेयर इज करेक्टली मैच, हमें वो वाला यहाँ पर जो है चूज करना है। तो इसका आंसर है डी, कल्प रिचुअल्स। ठीक है, कल्प जो है ये वेदांग दिए गए हैं और उनके विषय के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो कल्प जो वेदांग है उसका सब्जेक्ट क्या है, वो रिचुअल्स ही है। ठीक है, तो शिक्षा का क्या है, शिक्षा का है फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन। ग्रामर का है, जो ग्रामर का होता है व्याकरण। ठीक है, और छंद का जो होता है वो होता है मैट्रिक्स। ठीक है, छंद जो है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, बाद में ठीक है, जो बाद के जो संहिताएं और ब्राह्मणों में ऊर्ण शब्द का जो है प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका इसका आंसर है बी, वूल। ठीक है, वूल या फिर जो ऊनी वस्त्र हैं, ठीक है, उसे जो है यहाँ पे ऊन कहा जाता था लेटर ब्राह्मण्स में या फिर लेटर संहितास में। ठीक है, अगर हम यही देखें तो उड़द, उड़द को क्या कहा जाता था, वो कहा जाता था मसा। कॉइन्स को कहा जाता था पद। ठीक है, और जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था उग्र या फिर जीव ग्रह। ठीक है, जीव ग्रह कहा जाता था। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें से सही से सुमेलित कौन सा नहीं है, वो है डी, पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो है किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी जैमिनी के द्वारा। ठीक है, जैमिनी के द्वारा शुरुआत की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, न्याय जो था वो गौतम के द्वारा किया गया था, वैशेषिक जो है वो कनाद के द्वारा किया गया था, सांख्य जो है वो कपिल के द्वारा किया गया था, योग जो है, ठीक है, योग जो है वो पतंजलि के द्वारा शुरू किया गया था, पूर्व मीमांसा जो है वो जैमिनी के द्वारा किया गया था, और उत्तर मीमांसा, ठीक है, उत्तर मीमांसा जो है वो महर्षि व्यास के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करना है। ठीक है, और हमें यहाँ पे महाजनपद है और उनके जो प्रेजेंट लोकेशन क्या है उससे जो है हमें यहाँ पे इसको मिलान करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मल्ल, ठीक है, मल्ल जो है वो कहाँ पे है, अगर हम उसके वर्तमान स्थान देखें तो वो है सिद्धार्थनगर। छेदी का है जो बुंदेलखंड रीजन, वत्स का है प्रयागराज और कौशल का है जो है अयोध्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 2, 3, 4 एंड 1। फिफ्थ क्वेश्चन, यह सिद्धांत की ज्ञान इस सशर्त है कहलाता है। ठीक है, द डॉक्ट्रिन दैट नॉलेज इज कंडीशनल। ठीक है, नॉलेज जो है कंडीशनल है, इस ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्यादवाद। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो एक जैनिज्म, ये जो है ये एक जैनिज्म का जो है फिलॉसफी है स्यादवाद। इसके बाद हम लोग सिक्स क्वेश्चन को देखेंगे, प्रथम जैन संगीति जो है वो कहाँ पर हुई थी। ठीक है, फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो इसका आंसर है सी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी स्थूलभद्र ने। ठीक है, स्थूलभद्र ने। और इसकी जैन काउंसिल जो है वो दो हुई थी, फर्स्ट जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, और सेकेंड जो इसकी काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी वल्लभी में। ठीक है, वल्लभी में, और इसको जो है प्रिसाइड किसने किया था, वो थे देवरिथि क्षमा शर्मन ने। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, द सेकेंड संगम वॉज हेल्ड एट मदुरई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये गलत दिया गया है। सेकेंड क्या है, तीसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था, ये भी यहाँ पे गलत दिया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 संगम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट संगम जो था, ठीक है, जो फर्स्ट संगम था वो मदुरई में हुआ था, थर्ड संगम जो है वो भी मदुरई में हुआ था, और सेकेंड संगम जो है वो कपाटपुरम में हुआ था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी। एट्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित है। ठीक है, जो भी ठीक से मैच है। तो यहाँ पे कुछ डायनेस्टी
डायनेस्टीज दी गई हैं और उनके जो है क्या सिंबल्स थे उसे हमें जो है यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए। केवल थर्ड जो है चोला का, जो चोला डायनेस्टी थी उनका सिंबल क्या था, वो था बाघ या फिर टाइगर। ठीक है, चेरास का क्या था, वो था बो एंड एरो, और पांड्यस का क्या था, वो थी कार्प, एक मछली, एक प्रकार की मछली थी। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें चोलास, ठीक है, चोलास की कैपिटल क्या थी, चोलास की कैपिटल थी कावेरी पट्टनम। ठीक है, कावेरी पट्टनम, और एक सेकेंड, कावेरी पट्टनम, और साथ साथ जो है इसकी दूसरी कैपिटल कौन सी थी, वो थी उरैयूर। अब यही अगर हम चेरास की कैपिटल की बात करें तो वो कौन थी, वंजी थी। ठीक है, और पंड्यास की कैपिटल का नाम क्या था, वो थी मदुरई। ठीक है, पंड्यास की कैपिटल जो थी वो मदुरई थी। इसके बाद हम देखेंगे ए 9th क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, किसी ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाला ये पहला सत्र था आईएनसी का, बिल्कुल सही है। इस सत्र में कृषि कार्यक्रम को अंगीकार किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है क्योंकि फैजपुर सेशन वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही केवल यहाँ पर सही दिया गया है। 10th क्वेश्चन, कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस में जो सेकंड स्प्लिट हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ था, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, 1918 में। ठीक है, 1918 में। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस में जो है दूसरा स्प्लिट देखा गया था। यहाँ पे जो है जो 1919 का जो, ठीक है, 1919 का जो एक्ट लेकर के आया गया था उसके खिलाफ जो थे कुछ मॉडरेट्स थे, और उसी के चलते जो है यहाँ पे सेकंड स्प्लिट इन कांग्रेस देखा गया है। तो यहाँ पे जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, ठीक है, उन्होंने जो है यहाँ पे आईएनसी से अलग हो गए थे, और बाद में जो है उन्होंने एक सेपरेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था नवंबर 1918 में, जहाँ पर कि उन्होंने जो 1919 एक्ट था उसका जो है पूरी तरह से समर्थन किया था। 11th क्वेश्चन, ठीक है, 11th क्वेश्चन है, यहाँ पर दो सूची दी गई है और हमें जो है यहाँ पर जो है उसका जो है यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पर क्या है कि 1937 का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जो है 8 राज्यों में, ठीक है, 8 जगह पे जो है कांग्रेस ने जो है अपनी मिनिस्ट्रीज स्थापित की थी। तो वहाँ पे जो प्रोविंस थे वहाँ पे उनके लीडर कौन थे, इससे जो है हमें यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है, यूनाइटेड प्रोविंस के कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, बॉम्बे के कौन थे, वो थे बीजी के। ओडिशा में जो है वो थे हरि कृष्ण मेहताब, और बिहार में थे श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 एंड 3, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या अधिनियम भारतीय लोक सेवा से संबंधित नहीं है। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज से कौन सा एक्ट जो है इसमें से संबंधित नहीं है, इसका आंसर है डी, लायल आयोग। ठीक है, लायल आयोग जो है ये किससे रिलेटेड था, ये था इरिगेशन फैसिलिटीज से। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज से रिलेटेड था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। इसके बाद हम देखेंगे 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बंगदूत जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, वो राम मोहन रॉय के द्वारा किया जाता था, बिल्कुल सही है। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान जो है ये तारकनाथ दास द्वारा किया जाता था। ठीक है, तारकनाथ दास द्वारा, तो हमारा बी जो है वो ऑप्शन गलत है। इंडियन मिरर जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित किया जाता था, और वंदे मातरम जो है वो भीकाजी कामा द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, फ्री हिंदुस्तान, जिसका की प्रकाशन जो कौन करता था, वो करते थे तारकनाथ दास। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 14th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर पर 1857 के विद्रोह के दौरान सर कॉलिन कैम्पबेल ने कब्जा नहीं किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 14th का ए, बनारस में। ठीक है, तो जो सर कॉलिन कैम्पबेल थे उन्होंने बरेली, कानपुर और लखनऊ को जो है उसको कैप्चर किया था। इसके बाद हम 15 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सूचियों का सही से जो हमें मिलान करना है, और यहाँ पे दो लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ म्यूटिनीज, रिवोल्ट हुए थे और वो किसके कार्यकाल में हुए थे, हमें उससे जो है इसको मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, बैरकपुर म्यूटिनी किसके कार्यकाल में हुई थी, वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, कुका रिवोल्ट जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में हुआ था। वेल्लोर म्यूटिनी जो हुआ था वो सर जॉर्ज बार्लो के टाइम पे हुआ था, और फर्स्ट अफगान वॉर जो हुआ था वो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे ही हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1, 2, 3 एंड 4।
16th क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। और यहाँ पर जो है हमें, अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा D 2 3 2 1 एंड 4। ठीक है, 3 2 1 एंड 4। तो अगर हम सबसे पहले बात करें सोशल सर्विस लीग की, ठीक है, सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी? NM जोशी ने की थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, जिसको कि 1905 में स्थापित किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसके बाद जो है इंडिया वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। बहिष्कृत हितकर्मी सभा जो है ये 1929 में बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर D। 17 क्वेश्चन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके लिए की गई थी? कम्युनल अवार्ड प्रोवाइडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, मराठास, यूरोपियंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये सभी के लिए की गई थी, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। तो क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा D। 18th क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना संयुक्त रूप से किनके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है ये की गई थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है जो 1928 में, ठीक है, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जो है नेहरू रिपोर्ट को, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को उन्होंने जो है वहाँ पे नेहरू रिपोर्ट दी थी, जिसके कि यहाँ पे जो यंग लीडर्स थे उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। और उसी के चलते जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी 1928 में। इसके बाद हम देखेंगे 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन से जो कथन जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? पीरपुर समिति की स्थापना अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने की थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पीरपुर पाकिस्तान की मांग पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए पीरपुर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा आंसर C, क्योंकि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो ये जो पीरपुर कमेटी थी, ठीक है, इसका गठन जो है मुस्लिम लीग ने 1938 में किया था, 1938 में किया था, जिसमें कि उन्होंने जो है डिटेल रिपोर्ट तैयार करने की बात की थी कि जितने भी जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा जितना भी मुस्लिम लीग पे अत्याचार किया जाता है, एट्रॉसिटीज थी, उस पर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है पीरपुर समिति का जो है गठन किया गया था। 20th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पे करेक्ट हैं, सही दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? ब्राह्मणों को भूमिदान की व्यवस्था सातवाहन शासक द्वारा जो है की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल सही है। नानाघाट अभिलेख से भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा C। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। 21st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सल्तनत औरंगजेब द्वारा जो है कब्जा कर ली गई थी? ठीक है, औरंगजेब द्वारा जो है कौन से जो है सल्तनत को जो है या फिर प्रोविंसेस को जो है कब्जा कर लिया गया था? तो इसका आंसर है D, फर्स्ट और सेकंड, गोलकंडा और बीजापुर। ठीक है, ये दोनों ही जो है ये किसके द्वारा जो है कब्जा किया गया था? वो औरंगजेब द्वारा कब्जा करके उसे मुगल साम्राज्य में ही मिला लिया गया था। इसके बाद हम देखेंगे 22nd क्वेश्चन, प्रशासन की सुविधा के लिए विजयनगर साम्राज्य को कई इकाइयों में विभाजित किया गया था। निम्न में से सबसे छोटी इकाई इसमें से कौन सी थी? तो इसका आंसर है 22nd का B, उर। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई जो थी वो थी उर, जिसको कि हम लोग विलेज भी कहते थे। ठीक है, और जो इस उर को विलेज भी कहा जाता था। तो यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशासन के कार्य के लिए जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट थी उसको कई भागों में बांट दिया जाता था। सबसे बड़ा क्या था? वो था प्रोविंस। ठीक है, प्रोविंस के बाद आता था मंडल, और मंडल के बाद आता था कोट्टम। ठीक है, मंडल के बाद आता था कोट्टम, जिसको कि हम लोग जिसको कि उस टाइम पे जो है वलनाडु भी कहा जाता था। और वलनाडु जो है वो आज के जो है डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद थे नाडु जो कि जिसको कि तालुक भी कहा जाता है, तालुक या फिर परगना। उसके बाद आते थे मेलाग्राम में जो है 50 विलेज आते थे। ठीक है, और सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? वो थी उर, जो कि एक सिंगल विलेज को कहा जाता था। इसके बाद हम लोग देखेंगे 23rd क्वेश्चन को। यहाँ पे दो लिस्ट दी गई है और हमें दोनों को मैच करना है। ये लोकल विंड्स है और वहाँ वो कहाँ पे बहती है विंड्स। ठीक है, हमें उससे जो है यहाँ पे इसको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है सिरोको कहाँ पे होती है? मेडिटेरेनियन रीजन की है। बुरान विंड्स जो होती है लोकल विंड्स, ये है रशिया की। फोइन जो है ये कहाँ की है? ये है नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, और जो टारा मोंटाना है वो इटली की है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A, 2, 4, 3 एंड 1।
ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है इस इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, गवर्नर द्वारा जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने लोग जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका आंसर है 24 का बी, 1/6। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए गोल्ड कॉइन ड्यूरिंग विजयनगर रूल। ठीक है, विजयनगर रूल में सोने का सिक्का इसमें से कौन सा नहीं था। तो इसका आंसर है सी, तार। ठीक है, तार जो था ये क्या होता था, ये सिल्वर कॉइन्स होते थे। ठीक है, तो जो सातवाहन अगर हम सातवाहन पीरियड की बात करें तो उसमें जो है कई प्रकार के जो है गोल्ड कॉइन जो है उनको उनके उनके नाम क्या है, फनम है, वराह है और प्रताप है, लेकिन तार जो था वो सिल्वर कॉइन हुआ करता था। इसके बाद 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, दिल्ली सल्तनत काल में दीवान आरिस एक राजस्व विभाग था। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। सेकंड क्या है, दीवान आरिस विभाग बलबन द्वारा स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो दीवान आरिस जो था ये क्या था, ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ठीक है, मिलिट्री डिपार्टमेंट था जो कि बलबन द्वारा जो है जिसको स्थापित किया गया था पहली बार। और इसका कार्य क्या था कि जितना भी रिक्रूटमेंट है, मेंटेनेंस है आर्मी का, वो सारा कार्य कौन करता था, वो यही डिपार्टमेंट दीवान आरिस ही करता था। ठीक है, तो यहाँ पे एस्टैब्लिश इस डिपार्टमेंट को बलबन ने किया था, लेकिन ठीक है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ठीक है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद हम देखेंगे 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्रैवलर्स दिए गए हैं और वो कौन से किसके शासक में वो यहाँ पे इंडिया में आए थे, हमें उससे जो है यहाँ पे उसको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है, निकोलो डी कॉन्टी कब आए थे, देवराय 1 के टाइम पे आए थे। अब्दुल रजाक जो है देवराय 2 के पे आए थे। बारबोसा, ठीक है, बारबोसा कब आए थे, वो आए थे बारबोसा जो है वो आए थे ये एक पॉर्टिकल ट्रैवलर थे और ये कृष्ण देव राय के टाइम पे आए थे। ठीक है, कृष्ण देव राय के टाइम पर आए थे और डोमिंगस पाइस भी जो है कृष्ण देव राय के टाइम पर आए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। ठीक है, और ये जो अच्युत देवराय जो है, ठीक है, अच्युत देवराय जो है इनके टाइम पे कौन आया था, इनके टाइम पे आए थे फर्नांडिस नूनीस। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 28 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, शक काल की स्थापना कनिष्क नामक कुषाण शासक ने की थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, शक काल पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर 1948 में अपनाया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, शक कैलेंडर 22 मार्च से शुरू होता है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, तो इसको जो हमारी गवर्नमेंट भी जो यूज़ करती है सका कैलेंडर, ठीक है, उसको अडॉप्ट कब किया गया था, 22 मार्च 1957 को। ठीक है, इसके बाद हम 29 क्वेश्चन को देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान शीर्ष 3 निर्यात गंतव्य कौन से हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई एंड चाइना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 30th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। 2011 से लेकर 2021 के दौरान भारत के वन क्षेत्र में 3% से अधिक की वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही है। भारत में 2020 में दुनिया का कुल वन क्षेत्र का 4% हिस्सा था। ठीक है, तो ये 4% हिस्सा नहीं, केवल 2% ही हिस्सा था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 2021 में भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसके बाद 31st क्वेश्चन, नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एकदम सही दिया गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन होता है, ये जो जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर जो लिविंग बींग्स होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। ठीक है, और ये जो है मेजर कंपोनेंट होता है प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन जो कि किसी भी लिविंग बीइंग के ग्रोथ के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो भी जो जीवित जीवों के विकास में बहुत ही सहायक होता है।
इसके बाद हम देखेंगे 32nd क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। बिल्कुल सही है। द प्रोपगेशन ऑफ गैसेज रिमेन्स सेम इन द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेज रिमेन्स सेम इन ऑल द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये गलत है। वाटर वेपर इज फाउंड ओनली इन द ट्रोपोस्फेयर, ये भी यहाँ पे गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ठीक है, वाटर वेपर जो होता है ये 99% जो वाटर वेपर है, ठीक है, वो तो केवल जो है ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है, लेकिन 1% वाटर वेपर जो है वो ऊपर की जो वायुमंडलीय जो लेयर है, सतह है, उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है। द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेज रिमेन सेम इन ऑल द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये भी यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जितने जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो है वो केवल 90 किलोमीटर तक ही जो है सतह से जो है 90 किलोमीटर तक ही जो है वो पाई जाती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रपोर्शन ऑफ गैस जो होता है वो जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो है प्रपोर्शन भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जहाँ यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में हम बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, वो है करीब 21%। ठीक है, वो करीब है 21%, लेकिन 120 किलोमीटर, ठीक है, सरफेस से जब हम 120 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की जो मात्रा वो हो जाती है, वो करीब करीब जो है वो नेग्लिजिबल हो जाती है, करीब करीब शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रपोर्शन है गैसेस का वो जो है बदलता रहता है। इसके बाद हम देखेंगे 33rd क्वेश्चन। यहाँ पे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगर हम असर्शन देखें तो वो कहता है थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट नियर द इक्वेटर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। और रीजन इसका क्या दिया गया है, द एयर एट द इक्वेटर इज मोर हीटेड देन द एयर इन पोलर रीजन। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, तो जो ट्रोपोस्फेयर होती है ये हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर होती है, और इसकी एवरेज हाइट कितनी है, वो है 13 किलोमीटर। ठीक है, 13 किलोमीटर है इक्वेटर के आसपास, और 8 किलोमीटर जो है वो पोल्स के आसपास होती है। सॉरी, 13 किलोमीटर, हाँ 8 किलोमीटर जो है, सॉरी, इट्स एवरेज हाइट जो है, इसकी एवरेज हाइट जो होती है वो 13 किलोमीटर होती है। 8 किलोमीटर तक जो है ये पोलर रीजन में पाई जाती हैं, और जो है 18 किलोमीटर जो है इक्वेटर के पास तक पाई जाती हैं। और इक्वेटर के पास ही जो है ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो सबसे ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, वो भूमध्य रेखा के पास जो क्षोभमंडल की मोटाई जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हीट जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो हीट जनरेट होती है उससे जितने भी जो कन्वेंशनल करंट्स होते हैं उससे जो हीट जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक चली जाती है। इसके कारण ये जो है यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर जो है बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। इसके बाद हम देखेंगे 34 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एयर मास वहाँ का करता है, एल्टीट्यूड भी करता है, लैटिट्यूड भी करता है, और क्लाउड कवर भी करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। 35th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक एल्बिडो या प्रकाशानुपात होती है। ठीक है, ओल्ड स्नो, फ्रेश स्नो, वाटर, या फिर कॉनिफरस फॉरेस्ट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, ताज़ा बर्फ। जितनी भी जो फ्रेश स्नो होती है उसका एल्बिडो लेवल जो है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो एल्बिडो क्या होती है, किसी भी सरफेस से जितनी भी लाइट एनर्जी है रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक जो हो जाती है, उसी को जो है एल्बिडो कहते हैं। तो फ्रेश स्नो जो है उससे करीब 85 to 90% जितनी भी लाइट पड़ती है, ठीक है, वो वापस से जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इसी वजह से जो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेश स्नो है उसका जो एल्बिडो है सबसे ज़्यादा है। और यही ओल्ड स्नो की बात करें तो ये जो है 50 to 60% ही जो है लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। इसके बाद हम लोग 36 क्वेश्चन को देखेंगे। ऊष्मा ऊर्जा का ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण क्या कहलाता है। वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सी एडवेक्शन। ठीक है, अभिवहन कहते हैं इसको। इसके बाद हम द वर्टिकल ट्रांसफर को हम लोग एडवेक्शन कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 37th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही
दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है। ए पर्सन लॉसेस अ डे इफ ही क्रॉसेस डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है और ये एक जिगजैग लाइन है, ठीक है। और ये कहाँ पे, और ये जो है जिगजैग लाइन इसलिए बनाई गई है ताकि जो है यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर जगह से, मतलब कि वहाँ पे बीच में से जो है वो किसी भी जगह से ना गुजरे, इसकी वजह से जो है इसको कई जगह जो है यहाँ पे मोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बेरिंग स्ट्रेट में है इसको जो है ईस्ट वर्ड साइड जो है मोड़ा गया है ताकि जो है सर्बिया जो डिवाइड होने से उसको बचाया जा सके, ठीक है। तो इसी तरह जो है एल्यूशन आइलैंड है वहाँ पे उसे जो है वेस्टवर्ड की तरफ जो है वहाँ पे मोड़ा गया है, जिससे कि, ठीक है, जिससे कि जो अलास्का है उसको डिवाइड होने से बचाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये जिगजैग लाइन है, और जो पर्सन जो अगर वो ईस्ट टू वेस्ट से, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट से अगर वो डेट इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर रहा है तो वो क्या करता है, वो एक डे को गेन करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दाब पेटी ऊष्मीय प्रेरित होती है, ठीक है, थर्मली इंड्यूस्ड, इसमें से कौन कौन सी जो है प्रेशर बेल्ट होती है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो होती है वो थर्मली इंड्यूस्ड होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। बाकी अगर हम देखें सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ये डायनामिकली इंड्यूस्ड होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, इक्वेटर पासिस थ्रू लेक विक्टोरिया, भूमध्य रेखा लेक विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, लिम्पोपो रिवर द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका कट्स द इक्वेटर ट्वाइस, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। ये जो है लिम्पोपो रिवर जो है ये क्या करता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न होता है इसको 2 बार काटता है, ठीक है। और जो रिवर कॉन्गो जो है वो इक्वेटर को 2 बार काटती है। और इंडिया की अगर हम बात, ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो माही रिवर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है 2 बार काटती है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, माही नदी जो है राजस्थान से निकलती है, उसका उद्गम स्थल जो है राजस्थान है, ये यहाँ पर गलत है क्योंकि ये कहाँ से निकलती है, ये धार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती है। सेकंड क्या है, कदना जल विद्युत परियोजना माही नदी पर बना है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। और थर्ड क्या है, थर्ड इसमें दिया गया है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, केवल सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है, ठीक है। अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करें, हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं कि काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पर मतलब कि उसके कोल्ड करेंट्स और वार्म करेंट की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 41 का आंसर देखें तो वो होगा डी, बेंगुएला करेंट, ठीक है। बेंगुएला करेंट जो है वो अटलांटिक महासागर की जो है वो एक ठंडी धारा है। इसके बाद अगर हम देखें कैलिफोर्निया को जो है, कैलिफोर्निया और जो हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट को जो है पेरू करंट भी कहा जाता है, ये दोनों ही जो है ये पैसिफिक ओशन से जो है एसोसिएटेड है, और ये पैसिफिक ओशन के जो है ये कोल्ड करेंट्स है। इसके बाद यहीं अगर हम देखें तो फ्लोरिडा करंट जो है अटलांटिक ओशन से एसोसिएटेड है, लेकिन ये एक वार्म करंट है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 42nd क्वेश्चन, निम्नलिखित का जो है सही से मिलान करना है। यहाँ पे कुछ लोकल विंड्स दी गई हैं जिसको कि हमें उसके जो कि हमें जो है कौन से रीजन में जो है वहाँ पे बहती हैं उससे हमें इसको मिलान करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है बी, सॉरी, इसका आंसर सबसे पहले है फोइन का आंसर क्या है, एल्स माउंटेन। फिर है ब्रिकफील्डर जो है वो है वो है ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद है शामल जो है वो इराक में है। चिनिक जो है वो रॉकी माउंटेन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2, 1, 4 एंड 3। 43rd क्वेश्चन में भी यहाँ पे हमें 2 लिस्ट दी गई हैं और हमें उसे मैच करना है। मिनरल्स हैं और उसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन से हैं इंडिया में, हमें उससे यहाँ पर इसको मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मैंगनीज सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। माइका जो है वो आंध्र प्रदेश में। क्रोमाइट जो है वो ओडिशा में। और टिन जो है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, 3, 1, 2 एंड 4। 44th क्वेश्चन, विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, चिली, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, चिली। इसके बाद हम देखेंगे 45th क्वेश्चन,
तो 45th क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देश में कुल शुद्ध बुवाई क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी 49%। ठीक है, 49% जो इंडिया का जो टोटल जो इरिगेटेड एरिया जो एरिया है वो नेट इरिगेटेड एरिया है। इसमें भी जो है 60% एरिया जो है वो कैनाल के द्वारा जो है इरिगेटेड है, और 60% जो एरिया है वो ग्राउंड वाटर के द्वारा, 40% जो है वो कैनाल के द्वारा इरिगेटेड है, और 60% जो है वो ग्राउंड वाटर के द्वारा जो है इरिगेट किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 46 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक बाइसिनोसिस का कारण बनता है? ठीक है, बेसिनोसिस का जो है वो कारण बनता है। तो इसका आंसर क्या है? 46 का आंसर है बी, कॉटन डस्ट। ठीक है, कॉटन डस्ट जो है जो कपास की धूल होती है उसके कारण जो है वो लंग्स में जो है वो बैठ जाता है, और जिससे कि जो लंग्स के टिश्यूज जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, और इसी डिजीज को क्या कहा जाता है? वो बाइसिनोसिस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें 47 क्वेश्चन, तो यहाँ पे दो लिस्ट दी गई है, क्रॉप दी गई है, और उसकी जो है कुछ वेराइटीज दी गई हैं जिसको कि हमें सही से मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है वीट की वैरायटी को अगर हम देखें तो वो होती है हिमगिरी। रेप सीड की वैरायटी क्या है? पूसा स्वर्णिम। चिली की जो या मिर्च की जो है यहाँ पे वैरायटी की अगर हम बात करें तो वो है पूसा सदाबहार, और कॉलीफ्लावर जो है पूसा शुभ्रा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी 2, 1, 3 एंड 4। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जैविक ऑक्सीजन मांग जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों के मापन की एक विधि है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और सेकेंड स्टेटमेंट है तापमान में वृद्धि के साथ जैविक ऑक्सीजन मांग जो है वो घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी जो है वो यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ये कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑफ डिमांड वो होता है कि जितने भी जो ऑक्सीजन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो अपटेक किया जाता है, ठीक है, तो उसको जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। और जैसे जैसे जो है यहाँ पे अगर तापमान की वृद्धि होती है तो BOD जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 49 क्वेश्चन, वे पौधे और सूक्ष्म जीव जो वायु जल अंतरा पृष्ठ पर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? द प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस आर कॉल्ड। ठीक है, जो समुद्री और जो समुद्री के सतह पे रहते हैं, ठीक है, समुद्र या फिर वाटर बॉडी के सतह पे रहते हैं, जहाँ पे कि वाटर और एयर वाटर का जो इंटरफेस है, ठीक है, ऊपर जो है पूरा वायु होता है, यहाँ पे जो है सतह होती है, तो इसके इंटरफेस पे जो भी रहते हैं जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है ए न्यूस्टन। ठीक है, इसको कहा जाता है ए न्यूस्टन। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो कि एयर वाटर इंटरफेस पे रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका अगर एग्जांपल देखें तो जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं तो वो जो है उनको क्या कहते हैं? उनको न्यूस्टन कहते हैं। तो नेक्टॉन्स क्या होते हैं? नेक्टॉन्स होते हैं जो कि स्विमर्स होते हैं। ठीक है, जो भी स्विमर्स होते हैं जैसे कि मछलियाँ हो गई तो उनको क्या कहेंगे? उनको हम लोग कहेंगे नेक्टॉन्स। और बेंथोस कौन से होते हैं? बेंथोस होते हैं जो कि सबसे जो बॉटम लेयर होता है किसी भी वाटर बॉडी का, वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसको हम लोग बेंथोस कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 50th क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 50 का सी। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री जो है भारत में सबसे बड़ी जो है कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे और कॉटन इंडस्ट्री के बाद कौन सी आती है उसका वो है शुगर इंडस्ट्री। इसके बाद 51st क्वेश्चन, इन द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की ओर जो है व्यवस्थित करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले इसमें आता है सबसे ऊपर कौन सा है? वो है स्वराज द्वीप। ठीक है, स्वराज द्वीप सबसे ऊपर आएगा, फिर आएगा जो है शहीद द्वीप। ठीक है, और उसके बाद जो है वो है नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। 52nd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखने के कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर सही दिया गया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य ईरान और ओमान को अलग करता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। इस्तांबुल शहर को हॉर्मुज
जल डमरू मध्य के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, तो सी जो है सी इज द राइट आंसर। केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो जो इस्तांबुल सिटी है, ठीक है, वो जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, उसके कोस्ट पर जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है ये जो है काला सागर, ब्लैक सी और जो है सी ऑफ मरमरा, ठीक है, उसको जो है आपस में जो है कनेक्ट करता है और एशिया और यूरोप को जो है वो अलग करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 53rd क्वेश्चन। हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है अंतनानारिवो, ठीक है, अंतनानारिवो जो है वहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। अंतनानारिवो जो है ये कहाँ की राजधानी है? ये मैडागास्कर की राजधानी है। ठीक है, तो इसको जो है मैडागास्कर में जो है यहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया है। 54th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही से सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। ठीक है, तो जो छठ की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है एन जमेना। ठीक है, एन जमेना है। ठीक है, और जो एकरा कहाँ की कैपिटल है? एकरा कैपिटल है घाना की। ठीक है, बाकी यहाँ पे साउथ सुडान की कैपिटल कौन है? वो जुबा है। तंजानिया की कैपिटल जो है वो डोडोमा है और मोजाम्बिक की कैपिटल जो है वो मापुतो है। बाकी सभी ठीक दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। 55th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच? ठीक है, इसमें से कौन कौन से जो है वो करेक्टली मैच है? तो सबसे पहले क्या है? सरगासो सी, वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, बिल्कुल सही है। बेरेंट सी जो है आर्टिक ओशन में है, ये भी सही है। और रेड सी जो है वो इंडियन ओशन में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये तीनों ही जो है ये करेक्टली मैच यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे 56 क्वेश्चन, और 56 क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। दो लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें मैच करना है। प्लेन्स हैं और वो कौन सी कंट्री में जो है वो पाए जाते हैं, मतलब वो कौन सी कंट्री में वो उसका हिस्सा है, तो हमें उसका जो है यहाँ पे इसको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले लॉम्बार्डी प्लेन्स जो है वो इटली में स्थित है, और एंडल्यूशियन प्लेन्स जो है वो स्पेन में स्थित है। क्वांटो प्लेन्स जो है वो जापान में है, और नुलर बोर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी, 2, 3, 4 एंड 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 57 क्वेश्चन। ची हुआ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिल्वर माइंस, वो कहाँ पर लोकेटेड है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मेक्सिको का पठार पे। ठीक है, मैक्सिकन प्लेटो पे। इसके बाद 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा ने मोहावे मरुस्थल की उत्पत्ति को प्रभावित किया है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है कौन सी करंट के, ओशन करंट के इन्फ्लुएंस से जो है मोहावे डेजर्ट का जो है ओरिजिन हुआ है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, कैलिफोर्निया धारा के कारण ही जो है मोहावे डेजर्ट जो है वो उत्पन्न हुआ है। 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहले है कि टाइलिन, ठीक है, टाइलिन ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सेलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन इज एक्टिवेटेड बाय क्लोराइड आयंस। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये दोनों ही जो है स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, जो टाइलिन है इसको अमाइलेज भी कहा जाता है। ठीक है, अमाइलेज भी कहा जाता है, और जैसे कि हम लोग पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं कि जो अमाइलेज का काम क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में जो है वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जो सलाइवरी अमाइलेज जो होता है या फिर टाइलिन होता है, वो किसके द्वारा एक्टिवेट होता है? वो क्लोराइड आयरन और जो है ब्रोमीन और जो ब्रोमाइड आयंस होते हैं, ठीक है, ब्रोमाइड आयंस जो होते हैं उनके द्वारा जो है ये एक्टिवेट होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 60th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान इस संस्थान जो है वो स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, हापुड़ में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 61st क्वेश्चन, जब किसी वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो कितनी होती है? ठीक है, तो उसकी काइनेटिक ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। ठीक है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो उसकी चौगुनी हो जाती है। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किस पे? वो जितने भी जो ऑब्जेक्ट वो जो है ऑब्जेक्ट स्क्वायर की जो है वेलोसिटी पे जो है डिपेंड होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर वेलोसिटी जो है दुगनी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? वो चौगुनी हो जाएगी। इसके बाद 62nd क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ठीक है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, मास पे, दोनों पे, या फिर किसी में भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए,
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो वहाँ के पूर्ण तापमान पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो है उस पर निर्भर करती है। ठीक है। तो यहाँ और ये जो है काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये मास से जो है इंडिपेंडेंट होती है, मास का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पूर्ण तापमान। ठीक है। इसके बाद 63rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है? ठीक है, हीट इज नॉट ट्रांसफर। तो हीट जो है वो ठीक है, तीन प्रोसेस से जो है वो ट्रांसफर होते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? कन्वेक्शन है, कंडक्शन है और रेडिएशन है। ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन के द्वारा जो हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी, परावर्तन। 64th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन से कथन जो है इसमें से सही दिए गए हैं। पहला क्या है? एक विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पर ये सही दिया गया है। जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। 65th क्वेश्चन, लक्षद्वीप में पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियां किसका उदाहरण है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 65 का डी। वो अटॉल द्वीप्स या फिर प्रवाल वलय का जो है एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो अटॉल्स क्या होते हैं या फिर अटॉल्स होते हैं, अटॉल रीफ्स ऐसी होती हैं जो कि रिंग शेप्ड होती हैं या फिर सर्कुलर रीफ्स होती हैं। ठीक है। और जो है चारों तरफ से जो है बॉडी से जो है वाटर बॉडी से जो है ये सराउंड करती है, जिसको कि हम लोग लगून भी कहते हैं। तो लक्षद्वीप में जितने भी जो कोरल्स पाए जाते हैं, कोरल रीफ जो पाए जाते हैं, वो अटॉल का ही जो है वो है एग्जाम्पल है। 66 क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी इसमें से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही नहीं दी गई है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है। HDL इज अ बैड फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। तो HDL जो होता है इसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं एज इट। ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। 67 क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला है। ठीक है। असर्शन क्या कहता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर प्रवाल भित्तियां अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, वहां पे वो एब्सेंट होती हैं। ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट रीजन क्या दिया गया है? दुनिया भर में उष्ण कटिबंधीय चट्टानों की तुलना में ठंडे पानी की प्रवाल भित्तियां अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन जो है ये सही से असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। तो ये जो जितने भी जो कोरल्स होते हैं ये वार्म एंड शैलो वाटर में जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, वार्म एंड शैलो वाटर में जो है पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में। और करीब जो है यहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? करीब जो है 25 से 27 डिग्री जो है सेंटीग्रेड होना चाहिए। वहीं पर जो है कोरल्स जो है वो ज़्यादातर जो है पाए जाते हैं। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर जो है वेस्टर्न मार्जिन में जो है कोल्ड करेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, कोल्ड करेंट्स मौजूद होते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है, वेस्ट कोस्ट पे जो है यहाँ पे कोरल रीफ्स जो है वो नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे 68 क्वेश्चन, विकिरणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि अल्फा कणों को कागज के एक टुकड़े द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। बीटा कण, ठीक है, बीटा पार्टिकल्स जो है उनको किसी मेटल के द्वारा जो है अवरुद्ध किया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो और जो गामा पार्टिकल्स होते हैं उनको अवरुद्ध नहीं किया जा सकता और ये आसानी से मानव त्वचा में प्रवेश कर सकती हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, क्योंकि जो गामा पार्टिकल्स होते हैं उनको जो है अगर हम थिक कॉन्क्रीट की वॉल अगर हम लोग उस बिल्ड कर दें तो उससे जो है उसको रोका जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी। केवल फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट ही जो यहाँ पे सही दिया गया है। 69 क्वेश्चन, ठीक है, राइजोफिल्ट्रेशन जो है वो क्या होता है? राइजोफिल्ट्रेशन क्या होता है? वो होता है पौधों की जड़ों द्वारा जो है पानी का जो परिशोधन या फिर डिकंटामिनेशन जब होता है तो उसको हम लोग राइजोफिल्ट्रेशन जो है उसका नाम देते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जितने भी पानी की जो जो प्लांट्स की जो जड़ होती हैं, ठीक है, वो जो है कंटामिनेट्स, जितने भी जो प्रदूषण होते हैं या फिर जितने भी जो कंटामिनेंट्स होते हैं किसी भी वाटर बॉडी में, ठीक है, तो उसको जो है अवशोषित कर लेती है। ठीक है। और जो है इस टेक्निक से जो जितने भी वेटलैंड्स है, एस्चुरीज हैं, उनको जो है डिकंटामिनेट करने का कार्य भी किया जाता है। इसके बाद 70th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? बर्निंग ऑफ बायोमास रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है यहाँ पर
सही दिया गया है। सेकंड क्या है, द्रव्यमान के दहन से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जितनी भी जो बायोमास जब हम लोग को जलाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होती है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड में जो है और ज़्यादा वृद्धि नहीं करती है, क्योंकि ये बैलेंस कर देता है। ठीक है, जब भी कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो जब बड़ा होता है, या फिर जो जब वो हम कह सकते हैं कि एक सेकेंड, तो जो बायोमास को बैलेंस कर देता है, जो भी उसका जो कार्बन जो वो अपने ग्रोथ के प्रोसेस में जो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके जलाने में जो है रिलीज होती है। तो यहाँ पर जो है उसको बैलेंस कर देता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो बर्निंग ऑफ बायोमास है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में जो है ऐड नहीं करता है। 71st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट इसमें से नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 71 का है ए, मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज जो है ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट्स को जिसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो 6 होते हैं, जिसकी की जो कि प्लांट्स होते हैं उनको जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनकी प्लांट ग्रोथ को जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि उसमें कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम है। ठीक है, तो ये 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 72nd क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई है जिसको कि हमें मैच करना है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करता है, किसी भी पौधे में जो है जो गहरा रंग, हरा रंग होता है उसको जो है उनको प्रदान करता है। इसके बाद कैल्शियम जो होता है ये जो पेड़ की पत्तियां जो है उनको गिरने से रोकता है। पोटेशियम जो है वो किसी भी शुष्क वातावरण का प्रतिरोध करता है। और फॉस्फोरस जो होता है ये रूट की ग्रोथ को जो है और ज़्यादा जो है उत्तेजित करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, 3, 1, 2 एंड 4। 73rd क्वेश्चन, यहाँ पे ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे एजर्शन क्या कह रहा है, ओजोन डिप्लीशन इज मोर प्रोनाउंस्ड ओवर साउथ पोल। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। एंटार्क्टिका हैज एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, 74th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका डेसिबल स्तर सबसे कम है? ठीक है, रसलिंग, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 8 डेसिबल लेवल जो है सबसे कम जो है रसलिंग ऑफ लीव्स का होता है, जिसका कि होता है 10 डेसिबल। ठीक है, यहीं अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो उसका होता है 40 डेसिबल, बेडरूम एट नाइट में होता है 30 डेसिबल। ठीक है, और जो क्वाइट ऑफिस का होता है 50 डेसिबल। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रसलिंग ऑफ लीव्स। 75th क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1987 में। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो था 1997 में फिर उसके बाद अगर हम देखें कार्टेजिना प्रोटोकॉल को कब अडॉप्ट किया गया था, वो किया गया था 2000 में, और नगोया प्रोटोकॉल को जो है वो 2010 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 75 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 2, 3, 4 एंड 1। इसके बाद हम देखेंगे 76 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें देखना कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। सभी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान सभी उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सब किसी अभिक्रिया में न तो नए परमाणु बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। 77th क्वेश्चन, स्टर्लिंग चांदी, ठीक है, या फिर स्टर्लिंग सिल्वर में चांदी का कितना % हिस्सा होता है? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, 92.5%। और ये जो है इसको ये जो स्टर्लिंग सिल्वर होता है, जितने भी जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं या फिर जो चांदी पत्थर आते हैं, ठीक है, तो वो सब जो है इसको स्टर्लिंग सिल्वर के नाम पे ही जो है वो बेचा जाता है। तो उसमें जो है 92.5% जो है उसमें जो है सिल्वर होता है, और 7.5% जो है उसमें कितना क्या होता है, वो है कॉपर। इसके बाद 78 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मटीरियल मेटल इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, स्ट्रोंटियम। ठीक है, स्ट्रोंटियम। वैसे तो अगर हम देखें तो सबसे रिएक्टिव मटेरियल कौन सा मेटल होता है, वो होता है पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद होता है सोडियम, फिर लिथियम, फिर बेरियम, लेकिन यहाँ पे जो लिस्ट में दिया गया है उसके हिसाब से कौन सा होगा, वो होगा स्ट्रोंटियम।
79 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो है दो लिस्ट दी गई हैं जिसको कि हमें यहाँ पर जो है मैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका यूज़ किस में होता है, वो होता है एनेस्थीसिया देने में। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को ही जो है लाफिंग गैस भी कहा जाता है, लेकिन इसको एनेस्थीसिया देने में भी जो है इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखें, इसके बाद क्या है, इसके बाद है एलम। एलम का यूज़ किस में होता है, वो होता है वाटर को प्यूरिफाई करने में। एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, इसका यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। और सल्फर डाइऑक्साइड का जो यूज़ होता है वो एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, 4, 2, 3 एंड 1। 80th क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है पृथ्वी की सतह में सबसे प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका 80 का आंसर है डी। ठीक है, सिलिकॉन। ठीक है, तो अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो उसके कंपोनेंट की, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, जो जिसकी मात्रा कितनी है, 46.6% है। उसके बाद अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो वो है 27.7%। उसके बाद पाया जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जिसकी मात्रा होती है 8%। और उसके बाद आता है आयरन जिसकी मात्रा होती है 5%। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 81st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। विटामिन B3 को क्या कहते हैं, नायासिन कहते हैं। विटामिन B9 को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड कहते हैं। और टोकोफेरॉल किसको कहते हैं, वो विटामिन ई को कहते हैं। और विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 83rd क्वेश्चन। और सिकल सेल एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द एनोमली इन विच पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, 11th। ठीक है, जब 11th क्रोमोसोमल पेयर में कोई भी एनोमली होती है तो उससे क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये एक जेनेटिक डिजीज है। इसके बाद अगर हम देखें 13th पेयर में अगर कोई भी एनोमली होती है, ठीक है, तो उससे कौन सा होता है, उससे जो होता है पटायूज सिंड्रोम होता है। पटायूज सिंड्रोम होता है। 21st पेयर में अगर कोई भी एनोमली होती है तो उससे डाउन सिंड्रोम होता है। और 12th पेयर में अगर एनोमली होती है तो उससे फेनाइलकीटोन्यूरिया होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 84th क्वेश्चन, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी। ठीक है, 2 अप्रैल। ठीक है, हर साल जो है ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 85th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। इंटरफेरॉन्स आर पार्ट ऑफ आवर बॉडीज नेचुरल डिफेंसेस। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इंटरफेरॉन्स एक्ट अगेंस्ट बोथ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है क्योंकि इंटरफेरॉन्स जो है वो केवल जो है वायरसेस के अगेंस्ट जो है वो काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 86 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा पेयर हमें देखना है कि जो है सही से सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की जो है वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जो है ये उसकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, 120 डेज़ की होती है। वाइट ब्लड सेल्स की लाइफ कितनी होती है, वो होती है 12 से लेके 20 डेज़ तक। ठीक है, 12 to 20 डेज़ तक होती है। और प्लेटलेट्स की लाइफ जो होती है 5 to 9 डेज़ होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, केवल सेकेंड, तो डी इज़ द राइट आंसर क्योंकि ये यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं दिया गया है। 87 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, दो हड्डी जो है आपस में किससे जुड़ती हैं, वो होते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, 87 का आंसर क्या होगा, वो होगा बी, लिगामेंट या फिर स्नायु बंधन। इसके बाद 88th क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति औसतन 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, 16 से 18 टाइम पर। लेकिन अगर कभी जो कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो बीमार होता है तो उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 89th क्वेश्चन, ठीक है, भोजन और सांस की हवा के लिए सामान्य मार्ग को क्या कहा जाता है। ठीक है, द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड इनहेल्ड एयर इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, फेरिंग्स। ठीक है, ग्रसनी, उसको क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे 90th क्वेश्चन। 90th क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, इनमें से कौन कौन से जो है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स हैं। तो इसका आंसर है बी, 2 and 3। ठीक है, पेंशन और सब्सिडीज। ठीक है, ये दोनों जो है ये क्या है, ये नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो होते हैं जितने भी गवर्नमेंट के जो ऐसे खर्चे होते हैं जिससे कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो रहा है। ठीक है, उससे जो है यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, उसको नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो यहाँ पे जो है डे टू डे
डे टू डे एक्सपेंडिचर जितना होता है, ठीक है, उसको जो भी जो है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे सैलरीज है, पेंशन है, सब्सिडीज है, लोन्स है, इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है, तो इन सभी को जो है ये नॉन प्रोडक्टिव एरियाज के काम जो होते हैं उसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो पेंशन और सब्सिडीज जो है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ही आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है, ये प्रोडक्टिव वर्क हो रहा है, तो ये प्लान एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 91 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित पर विचार करें और हमें देखना है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपरोक्त में से कौन से तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो बैंक दर में कमी, ठीक है, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जो है बैंक रेट को जो है इंक्रीज कर दिया जाता है। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, बिल्कुल सही है। पब्लिक बोरोइंग्स जो है ये एक फिस्कल मेजर है, ठीक है, ये फिस्कल मेजर है। रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी फिस्कल मेजर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। केवल सेकंड जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 92nd क्वेश्चन, ठीक है, एक 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा भारत के संविधान में कौन कौन सी भाषाओं को जो है शामिल किया गया था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए 1, 2 और 4 कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ठीक है, इन तीनों को जो है 71st अमेंडमेंट एक्ट से जो है जोड़ा गया था, ठीक है। तो इनिशियली जब भारत का संविधान जब लिखा गया था तो उसमें 14 लैंग्वेजेस को जो है यहाँ पर जोड़ा गया था। उसके बाद जो है 21st अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 21st अमेंडमेंट एक्ट से जो है वो सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था, ठीक है, सिंधी को कब जोड़ा गया था, 21st अमेंडमेंट एक्ट से। उसके बाद इसमें जो है अमेंडमेंट किया गया था 71st अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में किया गया था, और उससे जो है कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया था। उसके बाद जो है 92nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 2003 में, जिसमें कि फिर से 4 भाषाओं को जो है ऐड किया गया था, जो है बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली। तो टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसको कि 8th शेड्यूल में, ठीक है, जो भारत संविधान का जो 8वां शेड्यूल है उसमें जो है वहाँ पे दर्ज किया गया है। 93rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, ठीक है, वहाँ कहाँ पे विधानसभा नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, लद्दाख में। 94th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं, ठीक है। हाल ही में भारत के संविधान की ओल्ड चिकी लिपि में अनुवाद किया गया है, बिल्कुल सही है। भारत में संतली लिखने के लिए ओल्ड चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ओल्ड चिकी लिपि का विकास पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1925 में किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। 95th क्वेश्चन, ठीक है, एक राज्य विधानमंडल में एक विधेयक पर असहमति को हल करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है किसके लिए उपलब्ध है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 95th का डी, ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जितने भी जो इन से द प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर की, यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट लेजिस्लेचर में किसी भी बिल को लेके अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है तो उसमें जॉइंट सिटिंग का जो है कोई भी प्रावधान नहीं है। हालांकि अगर हम देखें जो पार्लियामेंट होता है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा में अगर कोई भी जो अगर मतभेद होता है तो उसमें जो है ऑर्डिनरी बिल के लिए जो है जॉइंट सिटिंग का प्रावधान रखा गया है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में जो है किसी के लिए भी जो है यहाँ पे जो है जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। ओके। 96 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल मौत की सजा को रोक सकता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। तो एक कोई भी गवर्नर जो होता है वो जो मौत की सजा होती है या फिर जो डेथ सेंटेंस होते हैं, गवर्नर जो है उसको सस्पेंड भी कर सकता है, रेमिट भी कर सकता है और कम्यूट भी कर सकता है। लेकिन पार्डनिंग पावर्स किसके पास होती हैं, वो केवल प्रेसिडेंट के पास होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर गवर्नर की बात करें तो सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट कर सकता है लेकिन पार्डन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 97 का सी, आर्टिकल नंबर 312।
98 क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और ठीक है, और हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या है कि जो है इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर्स ओनली। ठीक है, तो ये मिनिस्टर नहीं, ये मिनिस्टर के साथ साथ जो है कोई भी प्राइवेट मेंबर जो है उसको भी जो है यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही से सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, डी। ठीक है, पार्ट 10। ठीक है, तो पार्ट 10 जो है वो किससे डील करता है, वो डील करता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज से। ठीक है, ये कहता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज से, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज से। ठीक है, और इलेक्शंस जो है वो उससे वो जो है पार्ट 15 जो है उसमें जो है इलेक्शंस के बारे में लिखा गया है। इसके बाद 100th क्वेश्चन, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में किस पद का शपथ और प्रतिज्ञान जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 100 क्वेश्चन का, वो है ए। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। 101st क्वेश्चन, संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता को कहाँ से लिया गया है। द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इस वो कहाँ से बोरो किया गया है, फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद अगर इसमें हम देखें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से और कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो बोरो किए गए हैं, उसमें है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, रूल ऑफ लॉ है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। ठीक है, ये सब जो है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो है फीचर्स अडॉप्ट किए गए हैं। 102nd क्वेश्चन, संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भाग 9B को जोड़ा गया था। ठीक है, 9B को कब जोड़ा गया था, वो था A 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो है संबंधित है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे 103rd क्वेश्चन, हाल ही में प्रस्तावना में संशोधन के लिए राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया गया था, यह समाजवादी शब्द को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, किस शब्द से जो है यहाँ पे जो है सोशलिस्ट वर्ड को जो है रिप्लेस करने की इसमें जो है यहाँ पे रखा गया था इसको। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, इक्विटेबल। ठीक है, न्याय संगत। 104th, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, 6 महीने और 6 सप्ताह। ठीक है, 6 महीने और 6 सप्ताह। तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो है प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस जो है उसको ला सकता है जब पार्लियामेंट का जो सदन होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, या तो दोनों का रिसेस पीरियड चल रहा हो या किसी भी एक का चल रहा हो। ठीक है, लेकिन ये जो अध्यादेश जो होता है, ये जो ऑर्डिनेंस होता है, इसको जो है पार्लियामेंट से पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट जब भी उसका गठन किया, जब भी वापस से जो है वो फिर से जो है उसका सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसके 6 महीने के अंतर्गत, ठीक है, सॉरी 6 हफ्ते के अंतर्गत जो है यहाँ पे जो है उसको पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो 6 महीने 6 हफ्ते हो सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे किसी भी 2 सेशन की जो है मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी होती है, वो 6 मंथ्स होती है। और उसके बाद जो है वहाँ पे जब वो अगर वो उसका दोबारा से स्टार्ट होती है, तो उसके 6 हफ्ते के अंदर का जो है उसको जो है पास होना होता है। तो इसलिए इसका क्या है, इस आंसर क्या है, 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स है। इसके बाद 105th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत किया गया है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। 106 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गैर संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इसमें से कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल एंड लोक आयुक्त। ठीक है, तो ये जो है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 107th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पे सही नहीं दिए गए हैं, नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सबसे पहला है कि
राष्ट्रपति का महाभियोग के एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, बिल्कुल सही है। संसद के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल थर्ड स्टेट में जो है यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है, ठीक है। तो किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के कोई भी मेंबर हो, इलेक्टेड मेंबर हो, नॉमिनेटेड मेंबर हो, ठीक है, तो वो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 108 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए संसद को भारत के पूरे क्षेत्र या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आर्टिकल 250। नेक्स्ट इज 109th क्वेश्चन और इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है अनुच्छेद 359 के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है, तो आंसर तो इसमें जो है ये बाहरी आपातकाल के साथ साथ आंतरिक आपातकाल दोनों के मामले में संचालित होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है? ये अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 359 पूरे देश में लागू रहता है, ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि जहाँ पे प्रेसिडेंट कहता है वहाँ पे जो है किस पूरे देश में या फिर किसी भी पार्ट में जो है उसको लागू किया जाता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर उसका हो जाएगा ओनली 3, ठीक है, ओनली 3। यहाँ पे ऑप्शन जो है ये गलत दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 110th क्वेश्चन, राज्य के लिए महाधिवक्ता के कार्यालय के बारे में प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, ठीक है। एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट के लिए कौन सा दिया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 110 का डी, आर्टिकल नंबर 165 में एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट के बारे में कहा गया है, ठीक है। इसके बाद 111 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश फर्स्ट एंटी एयर पोल्यूशन टावर वॉज इनॉग्रेटेड इन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, नोएडा में। 112th क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो कितना है, ठीक है, तो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो है 13th, ठीक है। इसके बाद 13 था और इसको स्कोर कितना मिला था? 41.0 स्कोर दिया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे 113 क्वेश्चन, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, बलरामपुर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ये जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है, इसमें 5 रिवर्स को जो है आपस में जोड़े जाने का काम किया जा रहा है, और वो 5 रिवर कौन कौन सी है? घाघरा है, सरयू है, राप्ती है, बाणगंगा है और रोहिन है, ठीक है। और इससे जो है ये जो है 9 डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, 9 डिस्ट्रिक्ट जो है इससे लाभान्वित होंगे, वो है श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, संत कबीर नगर, महाराजगंज और गोरखपुर है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? इसके उद्घाटन जो है वो बलरामपुर से किया गया था। 114 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही से सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, COP26, ठीक है। COP26 जो है ये हाल ही में जो है 31 अक्टूबर से लेके जो है 13 नवंबर तक जो है 2021 में जो है इसका आयोजन किया गया था, कहाँ पे? ग्लासगो में, ठीक है, ग्लासगो में इसका जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो है इसका आयोजन किया गया था। उससे पहले जो है वो ये जो है स्पेन में जो है इसका जो है इसको आयोजित किया गया था। और जो नेक्स्ट जो है COP27 इसका जो है इस साल जो है दिसंबर में जो है इजिप्ट में आयोजन किया जाएगा, और उसके नेक्स्ट ईयर जो है COP28 जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है वहाँ पे जो है इसका आयोजन किया जाएगा। 115 क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अभी हम जैसे कि जानते हैं कि विधानसभा का इलेक्शन हुआ है यूपी में, ठीक है, तो वहाँ पे जो है कौन से मिनिस्टर के पास अब कौन से जो है डिपार्टमेंट है उससे जो है हमें यहाँ पर उसको मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? ब्रजेश पाठक, ठीक है, ब्रजेश पाठक के पास कौन सा विभाग है? वो है हेल्थ डिपार्टमेंट। इसके बाद सूर्य प्रताप शाही के पास है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अनिल राजभर के पास है लेबर डिपार्टमेंट, और जितेंद्र प्रसाद के पास है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 एंड 4, ये जो ए इज द राइट आंसर। 116 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापित करने का प्रस्ताव जो है कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? 116 का बी, ठीक है, 116 का आंसर क्या है? यहाँ पर है इसका बी, मतलब कि लखनऊ में किया गया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने यहाँ पे इसको जो है 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क को जो है यहाँ पे
यहाँ पे जो है स्थापित करने का जो है प्रोविजन रखा है और इसके लिए स्कीम चलाई जा रही है पीएम मित्रा। ठीक है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है जो 2 टेक्सटाइल पार्क का जो है यहाँ पर जो है बनाया जाएगा, जो कि एक लखनऊ में है और दूसरा कहाँ पे है, दूसरा है हरदोई में। ठीक है, इसके बाद हम लोग 117 क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का एक जिला एक खेल योजना को प्रयागराज से शुरू किया गया है। इस जिले के किस खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है? ठीक है, विच स्पोर्ट इज प्रमोटेड फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, लॉन टेनिस को। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 118 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, ताज महोत्सव की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। ठीक है, तो ये 2021 में नहीं, 1992 में हुई थी। उस्ताद अहमद लाहौरी वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। 119 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में हाल ही में राज्य में एक नया जिला आंवला बनाने की कवायद तेज हो गई है। यह जिला किन 3 जिलों की तहसीलों से मिलकर बनेगा? ठीक है, तो जो आंवला जो एक नई तहसील, एक नया जिला जो बनाया जा रहा है, तो ये किन तहसीलों से मिलकर बनेगा? ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 119 का ए। ठीक है, बरेली, बदायूं और रामपुर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बरेली और बदायूं और रामपुर। ठीक है, तो इन 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 तीनों की जो तहसील है, ठीक है, इनको मिलाकर जो है एक नया जिला बनाया जा रहा है। उसका वो कौन सा है? वो है आंवला। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो बरेली जो है, ठीक है, बरेली का कौन सा तहसील जो है इसमें जो है इसमें जो है सबसुम किया जाएगा, वो होगा आंवला। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें बदायूं की, ठीक है, बदायूं के कौन कौन से तहसील होंगे? सदर तहसील और दातागंज तहसील, सॉरी। ठीक है, तो अगर हम बदायूं की बात करें, इसमें कौन कौन सी तहसील इंक्लूडेड होंगी? उसकी सदर तहसील और दातागंज। ठीक है, दातागंज। और अगर यही हम रामपुर की बात करें तो उसकी जो शाहबाद तहसील है, ठीक है, उसको मिलाकर, ठीक है, इन 4 तहसीलों को मिलाकर जो है उत्तर प्रदेश में एक नया जो है डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, उसका नाम है आंवला। इसके बाद हम देखेंगे 128th क्वेश्चन। किस राज्य ने अपने ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने का प्रावधान किया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, मतलब कि कर्नाटक। ठीक है, डी, कर्नाटक इज द राइट आंसर। इसके बाद हम देखेंगे 121st क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, 2 लोगों को। ठीक है, पद्म विभूषण जो है वो 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 2 लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। राधेश्याम खेमका, जिन्होंने गीता प्रेस को, ठीक है, गीता प्रेस के जो फाउंडर थे, और जो दूसरे हैं वो है कल्याण सिंह। ठीक है, और अगर हम अदर 2 रेसिपिएंट्स की बात करें तो वो थे जनरल बिपिन रावत और प्रभा आत्रेय। इसके बाद हम लोग देखेंगे 122nd क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, माना, उत्तराखंड में। ठीक है, ए, माना, उत्तराखंड में स्थित है, और ये जो है ये इंडिया चाइना का बॉर्डर भी है। 123rd क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला एक उत्पाद संयोजन जो है सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 123rd का डी। ठीक है, 123rd का आंसर है डी, सैनिटरी फिटिंग्स जो है ये कहाँ पे? ये मथुरा। ठीक है, ये मथुरा से है, और गाजियाबाद से जो है वो है इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक है, इसके बाद जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो अमरोहा के, होम फर्निशिंग्स जो है वो बागपत, और ग्लासवेयर जो है वो फिरोजाबाद। ये बिल्कुल सही है। 124th क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले को शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनने के लिए नामित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 124 का बी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में किस संस्थान ने सबसे उन्नत प्रकार का कृत्रिम हृदय विकसित किया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 125 का, वो है ए, IIT कानपुर में। इसके बाद हम देखेंगे 126 क्वेश्चन। हाल ही में लंदन ने बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति भारत को लौटा दी है। कहा जाता है कि प्रतिमा 1980 के दशक में भारत से चुराई गई थी। इस मूर्ति की चोरी कहाँ से हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, लोखरी मंदिर, गोंडा से। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 127 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड मिला है? ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, वाराणसी को।
इसके बाद 128 क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? तो इसका आंसर है सी 135th। 129th क्वेश्चन, आरती राणा को 2020 में उत्तर प्रदेश के नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक बुनकर और शिक्षिका है और उत्तर प्रदेश में किस आदिवासी समुदाय की महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए थारू। ठीक है, आरती राणा और जो नीरज माधव हैं, ठीक है, उन दोनों को ही जो है नारी शक्ति पुरस्कार 2021 में दिया गया है। और नीरजा माधव जो है ये एक हिंदी राइटर हैं और जो आरती राणा जो है ये थारू जनजाति के लिए जो है वो कार्य कर रही हैं। 130th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य 2022 विधानसभा चुनाव में राज्य में ग्रीन बूथ कहाँ पर स्थापित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन बूथ का मतलब है कि जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है, जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है, और ये जो है ये जो पूरा जो बूथ है ये सोलर एनर्जी पे जो है यहाँ पे उससे चल रहा था। ठीक है, सोलर एनर्जी से। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 फरवरी 2022 में लक्ष्मण सिंह ने 12 विषयों में यूजीसी नेट पास किया है। लक्ष्मण सिंह किस जिले से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इसका आंसर क्या है? मुजफ्फरनगर। ठीक है, डी मुजफ्फरनगर इज द राइट आंसर। 132nd क्वेश्चन। ठीक है, 132nd क्वेश्चन है किस पुलिस स्टेशन को 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली। इसके बाद हम देखेंगे 133rd क्वेश्चन, उज्ज्वला 2.0 को 10 अगस्त 2021 को कहाँ पर लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 133rd का? इसका आंसर है ए महोबा उत्तर प्रदेश में। 134th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिलो, और हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7th अप्रैल 1948। ठीक है, तो यहाँ पर सही दिया गया है। अप्रैल 7 इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड हेल्थ डे, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पे दोनों ही कथन जो है वो सही दिए गए हैं। 135th क्वेश्चन, विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है? ठीक है, आयुर्वेद बायो बैंक जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका आंसर है सी मतलब कि नई दिल्ली में। ठीक है, और इसको स्थापित कब किया गया था? अगस्त 8, 2021 को। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 136 क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? गेहूं और गन्ना उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का देश भर में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश दूध और चावल उत्पादन के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर गलत दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, तो वीट प्रोडक्शन में जो है उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? 30% की है। शुगर केन में जो है कितनी हिस्सेदारी है? वो है 41% की। और इसी के साथ जो है उत्तर प्रदेश जो है वीट और शुगर केन को उगाने वाला जो है फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है स्टेट जो है वो बन गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो मिल्क में, ठीक है, मिल्क में जो है उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? वो 17% की है। और जो उत्तर प्रदेश है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पे गलत दिया गया है। लेकिन राइस प्रोडक्शन में जो है उत्तर प्रदेश की जो है दूसरा स्थान है। और टोटल कंट्री का जो राइस प्रोडक्शन होता है उसमें 12% की हिस्सेदारी किसकी है? वो उत्तर प्रदेश की ही है। 137 क्वेश्चन, किस संस्थान ने अपने परिसर में सिंथेटिक लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए MNIT इलाहाबाद। इसके बाद 138 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस IPS अधिकारी ने 2022 में वीरता के लिए पुलिस पदक जो है PMG जीता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी प्रशांत कुमार ने। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 139 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद महोत्सव 2022 का आयोजन वाराणसी में किया गया था। यह त्योहार किस प्रसिद्ध भारतीय शासक में से प्रेरित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी राजा मान सिंह। ठीक है, आंसर क्या है? इसका आंसर है सी राजा मान सिंह। इसके बाद हम देखेंगे 140th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल अवॉर्डेड लोक निर्मला सम्मान टू ए फोक सिंगर शारदा सिन्हा। दिस सिंगर बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट से संबंधित है? तो इसका आंसर है बी बिहार से। ठीक है, बिहार से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे 141st क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें क्या है? उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते के मुख्य आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए नवीन अरोड़ा को। ठीक है, 142nd क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय झांकी पुरस्कार जीता है। इसकी झांकी किस पर आधारित थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी ODOP। ठीक है, ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम पर
सो नेक्स्ट इज 143rd क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व विभाग ने उत्तर प्रदेश में मणि पर्वत के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 45 लाख रुपए आवंटित किए हैं। यह स्थल किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, अयोध्या। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है 65 फीट ऊंचा ये जो है पर्वत है या, और माना जाता है कि लॉर्ड हनुमान ने जो संजीवनी बूटी का जो पहाड़ है वो यहीं से जो है वो यहीं से जो है उठाया था। ठीक है, 144th क्वेश्चन। बब नियाव एक पुरातत्व स्थल है जिसकी खुदाई 2020 में की गई थी। ये कहाँ पर जो है स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 144th का? इसका आंसर है ए, वाराणसी में। इसके बाद हम देखेंगे 145th क्वेश्चन। विकास केन बेतवा नदी लिंक परियोजना किस प्राकृतिक आवास क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 145 का? ए है, पन्ना टाइगर रिजर्व पे। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व पे जो है इसका जो है बहुत ही ज़्यादा जो है नेगेटिव इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो केन बेतवा रिवर लिंक जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो है यहाँ पे एक परियोजना है जिससे कि जो है दोनों स्टेट के मिला के 13 डिस्ट्रिक्ट जो है वो उससे लाभान्वित होंगे। और केन और बेतवा दोनों ही जो है वो यमुना नदी के जो है ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 146 क्वेश्चन। डॉक्टर रंगनाथ मिश्र सत्य का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार होने के साथ साथ किस साहित्यिक संस्था के संस्थापक थे? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, अगीत परिषद के। ठीक है, 147 उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, बलरामपुर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 148 क्वेश्चन। 2022 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? ठीक है, तो कितनी है जीवन प्रत्याशा इंडिया में 2022 में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, 70.19 वर्ष। ठीक है, 70.19 ईयर्स। 149 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 243I। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 150th क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन शहरों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली जो है शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध में जो है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को जो है यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।